आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर और एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आज मैं फिर से आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं। मेरे साथ है बिटिया मुस्कान कौशिक, जिसने प्राइवेट स्कूल का चयन ना करके सरकारी स्कूल का चयन किया। और सरकारी स्कूल में भी मैं आपको बता दूं कि इस बालिका ने, जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चे जो भी इंटेलिजेंट होते हैं थोड़े बहुत, वो सब साइंस की तरफ भगते हैं, लेकिन इस बालिका ने साइंस सब्जेक्ट का चुनाव ना करके आर्ट सब्जेक्ट का चुनाव किया और बालिका स्कूल से उसने अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की। और इस बालिका ने इतनी अच्छी परसेंटेज बनाई है कि पूरे अलवर ज़िले के अंदर आर्ट सब्जेक्ट के अंदर इसका प्रथम स्थान है। तो आइए आप लोगों के बीच आज मुस्कान कौशिक का जो अनुभव है वो साझा करवाने के लिए आप लोगों के बीच आज हम उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले मुस्कान से पूछना चाहूँगा कि मुस्कान, आप अपने परिचय से शुरुआत करें कि आपके परिवार में कौन कौन है और किस प्रकार की आपकी फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली है या बहुत हायर फैमिली है पैसे के मामले में, एजुकेशन के मामले में, या फिर मिडिल क्लास फैमिली है? और मिडिल क्लास फैमिली है तो आपने किस प्रकार से अपने आप को इस तरह से बनाए रखा कि आप इस मुकाम पर पहुँच पाए? मुस्कान। सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम मुस्कान कौशिक है और मैं तिजारा से हूँ। मेरे फादर का नाम मनमोहन कौशिक है और वो एक अकाउंटेंट है। मेरी मम्मा जो है वो एक टीचर है और मेरे 2 भाई बहन हैं, एक बहन है और एक भाई है, दोनों ही मुझसे छोटे हैं। मैंने 10th तक की जो अपनी पढ़ाई है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल SSDM सेकेंडरी में करी थी। वो एक प्राइवेट स्कूल था, लेकिन जब उसके बाद उसमें भी मैं टॉपर थी, 94% थी मेरी 10th में। तो उसके बाद काफ़ी सारे स्कूल्स से कांटेक्ट आया मेरा कि आप बच्ची को हमारे स्कूल में भेज दीजिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस स्कूल में एडमिशन कराया, गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जिन्होंने नेट PhD या फिर काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन उन्होंने गेट की होती है। तो इस वजह से मैं इस स्कूल में आई और मैंने आर्ट सब्जेक्ट इसलिए लिया क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चा साइंस मैथ ही ले, कॉमर्स ही ले, आर्ट्स में भी वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और चूँकि मेरा जो गोल है वो आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने आर्ट सब्जेक्ट्स को ऑप्शनलाइज़ किया। और गवर्नमेंट स्कूल में आने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई हैं वो सब मुझसे पूछती हैं कि जो तुझे प्राइज़ मिल रहे हैं या फिर मैं जो ये प्रोग्राम करा है मैंने कॉफ़ी विद कलेक्टर का, ये सब क्यों? तो मैंने उनको बताया कि इट इज़ बिकॉज कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक चांस मिलता है, वो शायद हमें प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं मिल पाता। मैं 10th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, मुझे कोई कंपटीशन में तो खैर मैंने कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं वहाँ पे, लेकिन जब से मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई हूँ तब से मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में, मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। सो आई थिंक दैट अगर हमारे अंदर टैलेंट है और हम कुछ पाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल इज़ द बेटर ऑप्शन देन प्राइवेट। तो आप सुन पा रहे थे बेटी को, बेटी कह रही है कि प्राइवेट स्कूल में, बेटी का कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर टीचर अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो है जिसमें आपको बहुमुखी चहुमुखी विकास जिसे अपन कहते हैं, सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का जो मौका मिलता है वो केवल और केवल एक सरकारी स्कूल में मिलता है। इसलिए आप सब भी बेटी की बात को सुनकर मोटिवेट हों। और सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चे नहीं आते। देख सकते हैं आपके सामने बैठी है बेटी जिसने पूरे अलवर ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप सब लोग भी सरकारी स्कूल की तरफ अपना रुझान करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और बच्चे का चहुमुखी विकास खेल प्रतियोगिताओं से लेकर के किसी प्रकार की कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे जो होता है, कोविड काल में भी हमारे स्कूल के अंदर ऑनलाइन चल रहे हैं, जितने भी प्रतियोगिताएँ सब में भाग लेते हैं बच्चे और सभी बच्चे पुरस्कृत होते हैं। तो इस चीज़ से बच्ची काफ़ी उत्साहित थी और आप लोगों के बीच में इसने बताया भी कि ये सब मौके जो हैं उनको सरकारी स्कूल में आने के बाद ही मिले, प्राइवेट में ऐसा संभव नहीं था। तो आगे मैं बेटी से पूछना चाहूँगा कि बेटा, जो आपको कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम के अंदर अलवर बुलवाया गया और वहाँ कलेक्टर साहब और ADM मैडम सबसे आपका जो कॉन्टैक्ट हुआ, उस अनुभव को हम लोगों के बीच में शेयर करें। सबसे पहले तो जो ये कॉफ़ी विद कलेक्टर का प्रोग्राम था ये पॉसिबल मेरे टीचर्स की वजह से हो पाया, मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली की सपोर्ट की वजह से हो पाया। और स्पेशली मैं यहाँ पे एक नाम मेंशन करना चाहूँगी, मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर विनय मैम का। वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रही हैं और वो मुझे वास्तव में अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, तो मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगी यहाँ पे। और जब मैं कॉफ़ी विद कलेक्टर प्रोग्राम में गई थी कलेक्ट्रेट में,
तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। और जब हम वहाँ पे गए तो सबसे पहले हमें एडीएम मैम मिस वंदना खोरवाल, उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पुटअप किए, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में वहाँ पे बिठाया गया था और उन्होंने पर्सनली एक एक लड़की से बहुत बहुत देर तक बात की। उन्होंने हमें अपना पूरा टाइम दिया। तो उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा आइडल पूछा था। तो जो मैंने मेरा आइडियल है वो के सिवन को बताया था, जो कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं, हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जो उनकी लाइफ थी वो स्ट्रगल से भरी हुई थी, उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत वीक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, जो टैलेंट होता है, जो इंटेलिजेंसी होती है, वो कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती, वो सिर्फ आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं के सिवन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद जो डीएम सर थे वो हम सब के बीच में आए। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ और क्यों मैं ये बनना चाहती हूँ। तो मैंने उनको सब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने मुझसे कहा भी कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आइएगा। फिर उसके बाद वो हमें अपने पर्सनल चैम्बर में लेके गए, जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ से वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। और ये भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को ऐसे मानती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में एक पड़ाव है जो कि मैंने पार किए। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स, बड़े बड़े प्राउड मोमेंट्स लाइफ में आते रहने चाहिए, ये हमें इंस्पायर करते हैं। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। बहुत अच्छा बेटा। ये सारी बातें होने के बाद मैं आप लोगों को, देखो बेटी ने बताया कि कोविड काल में भी इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, हौसला बनाए रखा। इनके कुछ सपने हैं, उन सपनों को प्राप्त करने के लिए ये अभी भी जागते हुए भी सपने देखते हैं। सोते हुए सपने तो दुनिया देखती है, लेकिन सपने वो होते हैं तो जागते हुए देखे जाएं। और कहते भी हैं कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इसी प्रकार से ये बालिकाएं अपना हौसला बनाए रखेंगी तो एक ना एक दिन ये अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगी। अब मैं पूछना चाहूँगा बेटी से कि इन फ्यूचर आपका क्या प्लानिंग है, आप क्या बनना चाहते हैं और बनकर के आप किस प्रकार देश की सेवा करना चाहते हैं इन फ्यूचर? मैं फ्यूचर में एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं सिर्फ अपनी जो नॉलेज है ना उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बनना तो थोड़ी दूर की बात है, लेकिन अगर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होती है, नॉलेज होती है, तो वो कुछ भी बन सकता है। तो कहते भी हैं कि कभी भी सफलता के पीछे, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। अगर आप काबिल हो तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इंसान को काबिल बनना चाहिए। और फ्यूचर में मेरी प्लानिंग एक आईएएस ऑफिसर बनने की ही है। इसके लिए मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरी फैमिली का भी, मेरी टीचर्स का भी, हमारी प्रिंसिपल मैम का भी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा बड़ा सोचो, जो सपना देखो वो बड़ा सपना देखो। ऐसा नहीं है छोटे छोटे सपने देखने। ऐसा होता है कई बार लोग छोटा ही सपना देखते हैं, क्यों सोचते हैं बड़ा हम पूरा कर ही नहीं सकते, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। क्योंकि देखो परेशानियां सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन हमें परेशानियों को, अपने हौसलों को ये नहीं बताना कि हमारी परेशानियां बड़ी हैं, मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि अपनी परेशानियां और जो हमारी मुश्किल है ना उनको बताना है कि जो हमारा हौसला है वो बुलंद है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम देखो, वो ड्रीम ज़रूर एक ना एक दिन तो ज़रूर पूरा होगा। और मैं जब कॉफ़ी विद कलेक्ट्रेट करके आई तो मैं वहाँ पे, मैं कलेक्टर से मीटिंग वो एक अलग बात है, लेकिन मैं वहाँ वो चेयर देख के आई हूँ जहाँ पे मुझे इन फ्यूचर बैठना है। वेरी गुड। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ बेटा, और इन फ्यूचर आप आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद में आप देश की सेवा में किस प्रकार से योगदान देना चाहेंगे, किस प्रकार से आपकी जो सेवा होगी वो होगी, उसके बारे में भी कुछ बताएं। एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जो मेरा सबसे पहला जो काम होगा, मैं सोचती हूँ वो ये होगा कि मैं सबको एजुकेशन दिलवाऊंगी। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ समाज में जो कुछ भी है, गरीबी, बेरोज़गारी, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है एजुकेशन। और दूसरी बात, जो लोग हमारी मेन स्ट्रीम से, कई लोग ऐसे भी हैं आज के टाइम में जिनके पास आज भी कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो मैं उन सब लोगों को जो हमारे समाज की मेन स्ट्रीम है उससे जोड़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने सुना, आपके बीच थी मुस्कान कौशिक, जिसने पूरे अलवर ज़िले में आर्ट सब्जेक्ट के अंदर 12th एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। और आप इनकी बातें सुन कर के ये स्थान प्राप्त करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उनकी बातों को सुनकर आप महसूस कर पा रहे होंगे कि इन बच्चों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। और लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इंसान उसके पीछे लग जाता है ना तो उसको प्राप्त करके ही छोड़ता है। तो मैं इस बेटी को भी
आप सभी सुनने वालों की ओर से और हमारे सभी स्टाफ की ओर से इन फ्यूचर ये अपनी सफलता प्राप्त करें, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री राम।